बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। तीन चार चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक तो जो नून लीग की इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, और ये जो आज सर जोड़ के बैठे हैं उसमें वो क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है नून लीग का, इस पर ज़रा बात करते हैं। दूसरा, मोहम्मद अली दुरानी साहब सदर आरिफ अलवी से भी मिल रहे हैं, पीटीए के वफ़द से भी मिल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। जरदारी साहब चौधरी शुजात से मिलने के लिए गए हैं उनके घर पे, और उनसे मुलाकात करके उन्होंने कुछ ऑफ़र्स की हैं उनको चौधरी शुजात साहब को पेश करने के लिए, देने के लिए पीपल्स पार्टी के पास, जरदारी साहब के पास क्या है और उनके पास जवाब में क्या है, इस पे बात करेंगे। और एक ख़तरनाक ख़बर जो है वो वज़ीर तवानाई ने सुनाई है, उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नून लीग का मसला क्या है। नून लीग का मसला ये है कि उसने अगला इलेक्शन लड़ना है, और अगले इलेक्शन लड़ने के लिए उनके पास कोई बयानिया नहीं है। और अब तक जितने बयानिया उन्होंने बनाए, जितने बयानिया बनाने की कोशिश की है, उसमें से एक बयानिया भी कामयाब नहीं हो सका। नून लीग का सबसे बड़ा मसला है, एक होता है ना, एक पार्टी की एक स्ट्रेंथ होती है, वो अपनी स्ट्रेंथ बेचती है और वो कहती है कि जी हम पीपल्स पार्टी की मसलन स्ट्रेंथ क्या होगी, वो कहेंगे जी हम नौकरियां देते हैं, हम ज़्यादा भर्तियां करें, इदारे तबाह कर लें, कुछ भी करें, घोस्ट स्कूलों में मुलाजमतें दें, मगर मुलाजमतें देंगे। बिजनेस इनकम सपोर्ट के आपको जो है वो 5,000 रुपये या 4,000 रुपये या वो माहाना मिलते रहेंगे। मतलब आपके पास बेचने के लिए किसी गांव देहात में जाएंगे तो कोई बयानिया होगा बेचने के लिए, और कोई आपकी परफॉर्मेंस होगी। अब नून लीग की क्या परफॉर्मेंस है और क्या बयानिया है, ज़रा एक नज़र डाल लें 7-8 उन पॉइंट्स पर, आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्यों मुश्किल में ये। देखें, अभी रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल में जो मरीम नवाज़, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा जानने में ये दिलचस्पी है कि जब मरीम नवाज़ इलेक्शन कैंपेन से खिताब करेंगी तो क्या करेंगी, उनके खिताब का कंटेंट क्या होगा, वो क्या कंटेंट बेचेंगी, वो ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। वो 8 चीज़ें क्या हैं। देखिए, अभी तक उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि जी हमने जेलें काटी और जेल में हमने दाल रोटी खाई और ये देसी मुर्गी मांग रहे हैं। ये हो गए जुमले। चलें ठीक है, जुमला अच्छा है, मैंने दाल रोटी खाई, ये देसी मुर्गी मांग रहे हैं। और देसी मुर्गी पर टॉन्ट इमरान खान को उन्होंने मांगी या नहीं मांगी, उनको मिली है या नहीं मिली, वो एक अलग बात है। लेकिन ये इस तरह के यानी एक होता है बयानिया और एक होता है जुमलेबाजी। मरीम नवाज जो हैं वो चूंकि बयानिया मौजूद नहीं है तो जुमलेबाजी पर अलाय कर रही हैं, टॉन्ट मारना। ये शहबाज गिल भी बड़े अच्छे मार लेते हैं, ये फयाजुल हसन चौहान साहब की भी स्ट्रेंथ रही है, ये मरीम नवाज को राजकुमारी और इस तरह के जुमले फरदौस आशिक अवान भी मार लिया करते थे। लेकिन जुमले मार लेना किसी सियासतदान की कामयाबी की ज़मानत नहीं होता। तो अब ये इमरान खान को सस्ते जुमले मार लेना कि हमने तो दाल रोटी खाई जेल में और ये देसी मुर्गियाँ मांग रहे हैं, तो इससे बयानिया नहीं बन सकता कि हमने तो बड़ी अच्छी जेलें काटी और ये अय्याशी वाली जेलें काट रहे हैं, हमने सख्त जेलें काटी। ये बयानिया नहीं बन सकता। फिर उन्होंने एक बयानिया वो ये देंगे या दे रहे हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा था 2017 में, और उसके बाद 2017 को जनरल बाजवा ने डीरेल करके, नवाज शरीफ को नाअहल करके मुल्क को तबाह किया। पहली बात तो यह है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 2017 में मुल्क कोई तरक्की नहीं कर रहा था। ये झूठ है, ये फ्रॉड है कि मुल्क तरक्की कर रहा था। मुल्क का इतना तबाह हाल था कि पीपल्स पार्टी जो 2013 में एक्सपोर्ट्स देकर गई थी, इन्होंने तो वो एक्सपोर्ट्स भी कम कर दी थी। इनके पास तो 25 अरब डॉलर से 21 अरब डॉलर पर एक्सपोर्ट्स को लेकर आ गए थे, तो मुल्क कोई तरक्की नहीं कर रहा था। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि 2017 में 18 में जब इनकी हुकूमत गई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, तो खुद इनके मुआशी माहिरीन ये जोर लगा रहे थे कि फौरन IMF के पास जाओ वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और भाई, अगर मुल्क तरक्की कर रहा था तो फौरन IMF के पास जाने का मशवरा क्यों दे रहे थे, और क्यों कह रहे थे कि इमरान खान ने IMF के पास देर से जाके गलती की, इनको पहले जाना चाहिए था अगर मुल्क इतना ही तरक्की कर रहा था। और ये जो बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है कि 2017 में मुल्क बड़ा तरक्की कर रहा था, पहली बात तो यह है कि ये झूठ है, कर नहीं रहा था। और दूसरी बात है कि इस वक्त इस बात का कोई इंपैक्ट आ नहीं सकता। उसकी वजह है कि लोग रीसेंट पास्ट को देखते हैं, लोग आपके पिछले 16 महीने की कारकर्दगी को देखेंगे, 2017 की कारकर्दगी को नहीं देखेंगे। 16 महीने में आपने जो कुछ किया है, आपके वही मुआशी तजर्बाकार और वही इसहाक डार थे जो जिनकी मदद से, अगर आप होते तो यही करते ना, इसहाक डार को ही लेकर आते। इसहाक डार की कारकर्दगी सबने देख ली है, तो ये बयानिया ना बना है ना बन सकता है। फिर इन्होंने एक और बयानिया लॉन्च करने की कोशिश की है, वो है एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया, कि जी हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, जनरल बाजवा का हिसाब होगा। ये बयानिया बनाने की कोशिश करते ही उल्टा पड़ गया और शहबाज शरीफ साहब को उल्टे पाँव वापस भागना पड़ा और जाके मियाँ साहब को समझाना पड़ा कि मियाँ साहब किन चक्रों में पड़ रहे हैं। एक तो आपका बड़ी मुश्किल से तरले मिलते करके रास्ता खुलवाया है, और दूसरे आप जो है वो एहतसाब के चक्रों में पड़ गए हैं कि जनरल बाजवा का एहतसाब होगा, जनरल बाजवा का हिसाब होगा। तो ये क्या आप कर रहे हैं। तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया एक तो वो बन नहीं सकता, इसलिए नहीं बन सकता
क्योंकि उनके मुकाबले में दूसरी पार्टी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ ज़्यादा ज़ोर के साथ और ज़्यादा ताकत के साथ बना रही है। अब या उनका बनेगा या इनका बनेगा, तो उनका चूंकि बन चुका है तो इनका बन नहीं सकता। और वैसे भी ये बातें जो हमारे सामने तसलसल से सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने डील करके जनाब बाजवा को आर्मी चीफ बनाया और डील करके उनको एक्सटेंशन दी, तो डीलें करने वाले तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ नहीं बना सकते। तो ये बयानियाँ भी पिट गया। फिर एक बयानिया उन्होंने बड़े ज़ोर से बनाने की कोशिश की जिस पर मरीम नवाज़ ने पूरी सीरीज़ ऑफ जलसाज की, और वो सीरीज़ क्या थी कि इमरान खान घड़ी चोर है। इमरान खान को घड़ी चोर साबित नहीं किया जा सका। इमरान खान को घड़ी चोर कहकर उनकी पॉपुलैरिटी में कमी नहीं लाई जा सकी, जो फैक्ट है। मतलब हो सकता है इमरान खान घड़ी चोर ही हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बयानिया नहीं बिक सका उनके खिलाफ कि उन्होंने इमरान खान ने घड़ी चोरी की है। और इमरान खान के खिलाफ घड़ी चोरी का बयानिया बनाया ही नहीं जा सका, बिल्ट ही नहीं हो सका। ये मरीम नवाज़ बना ही नहीं सकी और ये स्टैब्लिश ही नहीं कर सकी कि इमरान खान तो घड़ी चोर है। तो घड़ी की बात हुई तो फिर गाड़ी की बात भी हो गई कि अगर किसी ने घड़ी तोशाखाना से ली है तो फिर गाड़ी भी ली है। गाड़ी पे वो कहती हैं अच्छा मुझे नहीं पता इस फैक्ट का। मंसूर से उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं इसको चेक करूँगी और मैं चेक करके बताऊंगी, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो अपनी गाड़ी का उनको नहीं पता जो उनको, जिसके बारे में मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए थे। अच्छा, फिर एक बयानिया बनाया गया कि इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी है। आज तो ये साबित हो गया ना कि इमरान खान के मुआशी इदारे, पूरी दुनिया के जो मुआशी इदारे हैं वो बता रहे थे कि इमरान खान की मईशत बेहतर हो रही है और पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर जा रही है। GDP 6 के करीब चला गया था। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस रिकॉर्ड सतह पे चली गई थी। तो ये वाला जो बयानिया कि इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी थी, उस वक्त शायद लोगों को उस वक्त महसूस हुआ महंगाई की वजह से कि हाँ इमरान खान ने मईशत को तबाह किया। लेकिन आज आपकी 16 महीने की, थैंक्स टू योर 16 मंथ्स गवर्नमेंट, जिससे ये स्टैब्लिश हुआ है कि नहीं वो मईशत बेहतर थी, ग्रो कर रही थी। भट्टा बैठना तो इसको कहते हैं जो इसहाक डार और शहबाज शरीफ साहब ने मिल के बिठाया पिछले 16 महीने में। तो ये बयानिया भी नाकामी से दो चार हो गया कि इमरान खान ने मईशत तबाह की। फिर एक बयानिया और है कि हम टेक ओवर ना करते तो मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता। तो अब ये मुल्क का डिफ़ॉल्ट करना, ये मतलब आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप में से जितने लोग इत्तफाक करते हैं इस बात से, वो ज़रा कमेंट कर दें कि हाँ ये बात ठीक है कि अगर ये टेक ओवर ना करते तो इमरान खान जो है वो मुल्क को डिफ़ॉल्ट की सतह पर ले गए थे। अगर आप इत्तफाक करते हैं तो कमेंट कर दें। कोई तो मुझे 40-50 हज़ार लोग सुनते ही हैं ना मेरी वीडियो को, उन 40-50 हज़ार लोगों में से कोई 10 हज़ार तो माने ना इस बात को, 10 हज़ार तो माने ना कि हाँ भाई अगर ये टेक ओवर ना करता तो इमरान खान ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट करा ही दिया था, तकरीबन मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया था। तो ये भी तो एक पोल ही होता है ना। 50 हज़ार लोग मुझे सुन रहे हैं, उनमें से अगर 10 हज़ार मानते हैं तो पोल ही हुआ ना ये। तो फिर आप बताएं अगर आप इस बात से इत्तफाक करते हैं। और अगर यहाँ 50 हज़ार में से 5 हज़ार बंदा भी नहीं मानता तो फिर 50 हज़ार वोट पड़ेगा, तो उसमें से 5 हज़ार बंदा भी अगर आपका बयानिया नहीं बाय करेगा मुल्क के डिफ़ॉल्ट करने वाला, तो 5 हज़ार वोट लेकर तो फिर जमानतें ही जब्त होती हैं। ये तो फिर आप मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये एक और प्रॉब्लम है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने वाला बयानिया आप नहीं बेच सकते। आप ठीक है टीवी शोज़ का पेट भरने के लिए आप कह सकते हैं, अवाम के अंदर जाकर जलसों में खड़े होकर मरियम नवाज़ ये बयानिया नहीं बेच सकती कि हम अगर टेक ओवर ना करते तो मुल्क ने डिफ़ॉल्ट कर जाना था और हमने तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। ये उन लोगों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठीक है जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना। मरियम औरंगजेब है, ठीक है कह दें क्या कि घर चली जाएंगी ना, क्या फ़र्क पड़ जाएगा उनको, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, क्या कि घर चली जाएंगी, कोई सवाल होगा टैकल कर लेंगी, उनके लिए कोई मसला नहीं है, चैन की नींद सोएंगी। लेकिन जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है उनके लिए जलसे में खड़े होकर यह बात कहना और लोगों को मनवा लेना और लोगों के जहनों में उतार देना, यह आसान बात नहीं है। अच्छा, फिर वो एक बयानिया जो बेचेंगे वो कहेंगे देखो हमने मोटरवेज़ बनाई और हमने मुल्क में अंधेरों का खात्मा करके, लोड शेडिंग का खात्मा करके बिजली पूरी की, ये बयानिया आएगा। अच्छा, ये बाकी चीज़ों में कदरे बेहतर है, लेकिन जो ज़रा सा शऊर रखने वाला शहरी है, पाकिस्तानी है, उसको ये पता है कि ये दोनों बातें गलत है। मोटरवेज़ बनाकर, मोटरवेज़ तो बनाई, लेकिन मोटरवेज़ जब बनी तो साथ में लंदन फ्लैट्स भी बने। जब मोटरवे बनी, इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे बनी, तो तब भी लंदन में फ्लैट्स भी लिए गए। ये बात लोगों को पता चल चुकी है, पहले नहीं पता थी। दूसरी बात, वो कहते हैं कि हमने लोड शेडिंग ख़त्म की, तो ये बात अब लोगों को अब पता चली है पिछले महीने कि भाई ये कैपेसिटी पेमेंट्स कोई चीज़ होती है। इन्होंने IPP से मिलकर जो माल बनाया और खाया और महंगी बिजली के ठेके दिए, 90 की दिहाई में भी दिए, उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है। फिर उसके बाद भी जो दिए उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है। ये जो साउथ अफ्रीका से कोयला चलता है, कराची के सी पर उतरता है, वहाँ से ट्रेनें भरता है, ट्रेनें भर के साहिवाल आता है। ये प्लांट लगा के जो आपने मेहरबानी की है, ये जो हमें 60 रुपये का यूनिट बिजली का पैदा करके दे रहे हैं,
ये पाकिस्तान पर कोई एहसान नहीं किया, हाइडल पर गए होते तो हम आपका एहसान मानते। तो ये लोगों की कुव्वत ख़रीद से महंगी बिजली उनको दे देना, ये कोई कारकर्दगी नहीं है। तो ये जो बयानियाँ आज से पहले के इलेक्शन में बेचते रहे हैं कि हमने देखो मोटरवेज बनाई और अंधेरों का खात्मा किया, ये बयानियाँ अब नहीं बिक सकता, क्योंकि पिछले 2 महीने से लोगों को जो बिजली के बिल आए हैं, अब आप उनको समझा नहीं सकते कि हाँ कोई बात नहीं, आपका अगर 25,000 तनख्वाह है, 20,000 बिल आ रहा है तो कोई मसला नहीं, बिजली तो पूरी करके दी है ना। ये बयानियाँ इन बिजली के महंगे बिलों के सताए हुए लोगों को नहीं बेचा जा सकता। तो ये एक और मसला है नून लीग के लिए। फिर एक बयानिया और वो लेकर आएंगे और वो लाएंगे कि जी ये जजेस हैं, ये करप्ट हैं, ये करप्ट टोला है, एजाजुल एहसन को जैसे जजेस मुसल्लत रहेंगे तो निज़ाम नहीं चल सकता। ये बयानियाँ लेकर आएंगे और ताबंदयाल को घसीटेंगे, साकिब निसार को घसीटेंगे और कहेंगे मुल्क को तो इन्होंने तबाह किया। लेकिन ये इस वक्त लोगों का लीस्ट कंसर्न है कि उन्होंने आपकी हुकूमत को, जजेस ने, साकिब निसार ने ख़त्म किया था, ये नहीं ख़त्म किया था। लोगों का कंसर्न इस वक्त यह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस इलेक्शन कराते हैं कि नहीं कराते 90 दिन में, और 90 दिन में इलेक्शन कराने को आईनी समझते हैं कि नहीं समझते। अभी हमें काजी फैसल साहब का भी ये पता चल रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन उनकी तरजीह नहीं है। फैज़ाबाद धरना जो है, जिसको साल हो गए और जहाँ पर उन्होंने अपना स्कोर सेटल करना है, वो उनकी तरजीह है। तरजीहात को तो पता चल जाता है ना। काजी फैसल साहब की तरजीह का पता चल गया हमें कि उनकी तरजीह क्या है। उनकी तरजीह जो है कि जिस वजह से मुझे और मेरी बेगम को आपने सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में खड़ा किया, उसका हिसाब होगा और वो जो है वो हम नहीं भूलेंगे। ये काजी फैसल साहब ने बिल्कुल वही काम किया जो नवाज शरीफ साहब ने 2013 में हुकूमत संभालने के बाद किया था कि हम परवेज़ मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगाएंगे। तो वही उन्होंने अपना हिसाब किताब, यहाँ पर अनाएँ बहुत बड़ी हैं लोगों की। जो आता है वो अपनी अना के घोड़े पर सवार होकर आता है और वो समझता है कि मैं आकर अपना पुराना हिसाब पहले बराबर करूँगा, फिर आगे की बात होगी। पाकिस्तान जाए भाड़ में, हमारा अपना पर्सनल स्कोर सेटल होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, काजी फैसल साहब की तरजीहात का मजीद पता चल जाएगा कुछ अर्से में कि 90 दिन में इलेक्शन, आइन की कानून की पासदारी उनकी तरजीहात में शामिल है या नहीं। बहरहाल नून लीग जो बयानियाँ मखसूस जजेस के खिलाफ बनाने की कोशिश कर रही है, वो भी बयानियाँ इलेक्शन जिता नहीं सकता, वो इलेक्शन नहीं जिता सकता। तो अब आप मुझे बताइए इसके अलावा कौन सा बयानिया है, कोई आपके जहन में आ रहा है तो आप बता दीजिए, और कौन सा बयानिया है जो पॉपुलर होगा और कौन सा बयानिया है जो इस वक्त ऑप्शन के तौर पर इनके पास मौजूद है। तो सबसे बड़ी नून लीग की जो प्रॉब्लम है वो यही है कि उन्हें बयानिया की तलाश है और बयानिया मिल नहीं रहा। जितने बयानिया उन्होंने ट्राई किए वो सारे फ्लॉप हो गए हैं। नया बयानिया ऐसा मिल नहीं रहा कि जो आपको इलेक्शन जिता के दे सके। हाँ, जुमलेबाजी ठीक है, आप कहेंगे ये इमरानदार जजेस हैं, ये ईमानदार जजेस नहीं हैं, ये इमरानदार जजेस हैं, और ये देखो ये घड़ी चोर है, ये फलां है, ये बातें करके आप इलेक्शन में थोड़ा सा चलें। आप जितने लोग आपके 10-15 हज़ार जलसे में आए होंगे उनसे क्लैप तो ले लेंगे, इससे इलेक्शन नहीं। इलेक्शन के लिए बहरहाल आपको एक इलेक्शन नैरेटिव चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें इलेक्शन नैरेटिव नहीं है, ये खाना पूरी होगी। तो नून लीग के पास इलेक्शन लड़ने और इलेक्शन जीतने का कोई नैरेटिव हमें दिखाई नहीं देता। आप आ जाइए ज़रा 2-3 चीज़ों पे, और एक तो यह है कि वज़ीर तवानाई ने हमें बताया कि 2 हफ्तों में गैस महंगी होने जा रही है। अब आप देखें कि लोगों की सख्त जो है वो है नहीं। पिछले महीने जो 26 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, उस 26 रुपये पेट्रोल बढ़ने के नतीजे में इस दफ़ा बिजली के बिलों पे, अगले महीने के बिजली के बिलों पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो होते हैं उसमें वो इम्पैक्ट आएगा उसका। और इस महीने जो बिजली के बिल आने वाले हैं तो गैस भी ऊपर से महंगी हो रही है, तो मैं समझता हूँ, और फिर पेट्रोल के महंगे होने के, मज़ीद महंगे होने के भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। तो बड़े लोगों के लिए जो है वो बुरा टाइम आगे मज़ीद आने वाला है, और जितना लोगों के लिए बुरा टाइम आएगा उतना ही नून लीग का सफाया होता चला जाएगा। अब आप सोचें ना कि नवंबर दिसंबर तक जो है वो अगर लोगों के कड़ाके निकल जाएंगे बिजली के बिल भर भर के, तो जनवरी में वो जाके क्या वोट डालेंगे। अच्छा, अब मोहम्मद अली दुरानी साहब मुलाकात कर रहे हैं, सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की है उन्होंने, और मुलाकात के अलावा उन्होंने तहरीक इंसाफ के एक वफ़द से भी मुलाकात की है। अब इसकी खबर जो आज के अखबारात में लगी ना, ये बड़ी मज़ेदार है। खबर क्या लगी है? नंबर 1 कि मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मोहम्मद अली दुरानी से आरिफ अलवी साहब ने मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। नंबर 2, कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर तशवीश का इजहार किया। ठीक है। नंबर 3, कौमी यकजहती पर जो है वो जोर दिया गया कि मिलजुल के मुल्क के मसाइल हल किए जा सकते हैं। सवाल ये है कि ये फजूल किस्म का जो एक ख़बर जारी हुई है, इसमें आरिफ अलवी साहब ये बात अपने स्टाफ से भी बैठ के कर लेते तो खबर जारी कर देते तो छपी जानी थी। मोहम्मद अली दुरानी, हु इज़ मोहम्मद अली दुरानी, उनसे ये बातें क्यों हो रही हैं? या तो पक्की बात है कि कुछ छुपाया जा रहा है और कुछ डिमांड्स मोहम्मद अली दुरानी लेकर आते हैं बार बार,
जो शायद पीटीआई के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो कुछ इस नौयत का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा। अब ये जो हमें फजूल सी खबर अखबार का पेट भरने के लिए जारी कर दी जाती है, इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब इज़ नोबडी के उनसे सदर आरिफ अलवी बार बार मिल रहे हों, अनटिल अनलेस के वो बहुत ही अहम नौयत की पैगाम रसानी कर रहे हों, जो कि लगता है कि कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो अहम नौयत की पैगाम रसानी कर रहे हैं और जो कि छुपाई जा रही है। लेकिन हम जब इसको एनालाइज करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि पैगाम रसानी तो सिर्फ इस हद तक है कि कुछ डिमांड या फरमाइशें वो लेकर आते हैं पीटीआई के लिए या इमरान खान के लिए, वो हो नहीं पा रहा। आखिर में आ जाइए कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो चौधरी शुजात के घर गए हैं और घर जाके उन्होंने एक तो उनकी ज़ाहिर है तीमारदारी की है, उनकी सेहत दरियाफ्त की, वो तो करनी ही होती है। आप भी जब किसी के घर भी जाते हैं जाके पूछते हैं और सुनाओ सब ठीक है, तो वो तो हो ही जाती है, खुद ब खुद ही हो जाती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि चौधरी साहब ऐसा करते हैं कि पंजाब में करते हैं सीट एडजस्टमेंट, तो सीट एडजस्टमेंट करते हैं और फिर हम जो है वो मुझे वो एक हमारे यहाँ स्लैंग है वो याद आ रहा है, चले मैं नहीं कहता, वो कहते हैं भूखे ने भूखे के साथ पता नहीं क्या किया तो दोनों गश खा के गिर गए। तो इस तरह की चीज़ होती है। बहरहाल जरदारी साहब जो हैं वो यहाँ इनके साथ मिलके पंजाब में तो हुकूमत बनाना चाहते हैं, किसके साथ? चौधरी शुजात साहब के साथ मिलकर। और चौधरी शुजात साहब की अपनी सीट निकलना मुश्किल हुई है, जरदारी साहब को पंजाब में हालात आपके कोई हैं नहीं, तो मुलाकातें करने में क्या है, चले रोटी पानी तो खिला के भेजते हैं। चौधरी शुजात साहब रोटी पानी वो खिला के भेजते हैं, वो कहते हैं कि जी रोटी शोटी खाओ। अच्छा, चौधरी बिरादरान की ये बात है कि जब वो दस्तरखान पे बैठते हैं तो फिर टाइम स्पेंड करते हैं, गप मारते हैं, चीज़ें डिस्कस करते हैं और बड़ा अच्छा फील कराते हैं आने वाले को। आई एम श्योर चौधरी साहब को अच्छा, जरदारी साहब को अच्छा फील हुआ होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।